Hi, dear students, learners, and all my seniors and juniors who are here on this channel, who is watching me on this channel. You all are welcome here warmly. I hope you would have enjoyed all the previous videos I have created so far and uploaded. All the things I have uploaded so far, we have tried consciously to do everything to our deepest insight or level. Everything is explicit, and I want to just add the information as much it is possible from the different sources like internet, from the textbook, and all the information we have gathered already. You know that if you talk about the epistemology, it is completely the ocean. It is not completely limited to a single bucket of water. So as much as you practice of something else, you have immense knowledge of that thing. So I think that we are going to now cover block number 2 of psychopathology of BPC 014. And before this, we have already covered all the units of block number 1 of BPC 014 of psychopathology. All the parts we have covered in multiple videos, and they are in part number 1, part number 2, and so on. So far, you would have enjoyed all these videos. You can leave your own opinion in the comment box, and we would just try to work on it as much as it is possible. By then, just take care of yourself and enjoy all the parts and videos of block number 2 with all the units. वेलकम ऑन इजी लर्निंग। तो अब जो हम आगे करेंगे इस पार्ट ऑफ वीडियो में 1.4 में आपका दे रखा है कंडक्ट डिसऑर्डर एंड अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। तो आखिर में इनका क्या मीनिंग है पहले ये जान लेते हैं। तो ये जो कंडक्ट डिसऑर्डर है, इसका मतलब है कोई अच्छी तरीके से आचरण नहीं कर रहा है। और अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर का मतलब है कि कोई किसी चीज़ को मतलब ऐसे ही नकार दे रहा है। मान के चलिए आपने ऑर्डर पास किया और खुल्लम खुला आपको कह दिया कि नहीं, मुझे नहीं करना, मैं नहीं करता। तो इसको कहा जाता है अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। कई बच्चों में इस तरह की समस्याएं होती है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो दे रखे हैं दिस ग्रुप ऑफ एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स इन्वॉल्व्स ए चाइल्ड और एन एडोलेसेंट्स रिलेशनशिप टू सोशल नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ कंडक्ट। और एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर के ये जो ग्रुप होते हैं, इसमें चाइल्ड और एडोलेसेंट की जो रिलेशनशिप है, जो समाज की प्राय सिद्धांत होती है या रूल ऑफ कंडक्ट होते हैं, वो सारी चीज़ों पे आधारित होती है। इन बोथ अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर एंड कंडक्ट डिसऑर्डर एग्रेसिव और एंटी सोशल बिहेवियर इज़ द फोकस। कहते हैं दोनों ही अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर और कंडक्ट डिसऑर्डर में एक आक्रामक या एग्रेसिव और एंटी सोशल बिहेवियर जो होते हैं वो मुख्य चीज़ें होती है, वो फोकस में होती है। मैंने अभी बता दिया था डिफाइंड का मीनिंग क्या होते हैं। दिस डिसऑर्डर्स आर क्लोजली लिंक्ड। ये डिसऑर्डर आपस में बिल्कुल मिले होते हैं। However, it is important to distinguish between persistent antisocial acts such as setting fires. कहते हैं फिर भी यह जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है और यह इम्पॉर्टेंट है डिस्टिंग्विश करना persistent antisocial act में। persistent antisocial act का मतलब है कोई बच्चा जो है वो गलती कर रहा है, सोसाइटी के विपरीत चल रहा है, आप उसको मना कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो वही काम कर रहा है, उसे कहा जाता है persistent antisocial acts। जैसे कि मान के चलिए आग लगा दे रहा है, वेयर द राइट्स ऑफ अदर्स आर वायलेटेड। ठीक है, और जब ये इस तरह का परेशानी उत्पन्न करता है तो ऐसे में दूसरों के जो अधिकार होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, उनको परेशानी होती है, वायलेट होती है। एंड द लेस सीरियस प्रैंक्स ऑफ्टन कैरिड आउट बाय नॉर्मल चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट। और कहते हैं इसमें जो नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं, एडोलेसेंट होते हैं, उनके द्वारा जो सीरियस प्रैंक होते हैं वो कम चलाए जाते हैं या वो कम करते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें
ऑल्सो oppositional defined disorder and conduct disorder involve misdeeds that may or may not be against the law। कहते हैं यहाँ पर में जो अपोजिशनल जो डिफाइंड डिसऑर्डर होते हैं और कंडक्ट डिसऑर्डर होते हैं, इसमें ऐसे दुराचार शामिल होते हैं या मिसडीड शामिल होते हैं जो कि लॉ के खिलाफ हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। तो जुवेनाइल जो डिलिंक्वेंसी है ये एक ऐसा लीगल टर्म है। डिलिंक्वेंसी का मतलब होता है ऐसा बच्चा जो अपराध करता है और वो अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं तो उसको डिलिंक्वेंसी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है, इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है अगर कोई लॉ का उल्लंघन करता है तो उसको बताने के लिए जो माइनर के द्वारा की जाती है, कमिटेड बाय माइनर्स। आपने कई बार सुना होगा जुवेनाइल के बारे में कि जुवेनाइल को जो है अदालत में पेश किया जाता है तो वो उम्र कम होती है जिसके कारण से उसको राहत मिल जाती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 1.4.1 में कंडक्ट डिसऑर्डर, जिसको CD कहा गया है शॉर्ट फॉर्म में। जैसे कि आपको ADHD आपने पढ़ा है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, उसी तरीके से कंडक्ट डिसऑर्डर को CD यहाँ नाम दे दिया गया है। तो DSM-4TR जो है डेफिनेशन ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर फोकसेस ऑन बिहेवियर, ये क्या करते हैं इस अपने डेफिनेशन में जो कंडक्ट की जो डेफिनेशन है उसमें वो बिहेवियर के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं। दैट वायलेट द बेसिक राइट्स ऑफ अदर्स एंड मेजर सोसाइटल नॉर्म्स, जो कि दूसरों के अधिकार को जो है वो उल्लंघन करते हैं, परेशान करते हैं और जो मुख्य जो सोसाइटी की पहले से चल रही हुई रीति रिवाज होती है उनको भी वायलेट करते हैं। नियरली ऑल सच बिहेवियर्स इज़ ऑल्सो इलीगल, और प्राय जितने भी इस प्रकार के बिहेवियर होते हैं वो सारे गैर कानूनी होते हैं। द टाइप्स ऑफ बिहेवियर कंसिडर्ड टिपिकल ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर इंक्लूड एग्रेशन एंड क्रुएल्टी टुवर्ड पीपल और एनिमल्स, और इस प्रकार के जो बिहेवियर होते हैं जो कि कंडक्ट डिसऑर्डर के रूप में प्रायः समझे जाते हैं, इसमें एग्रेशन शामिल होती है। मैंने एग्रेशन बताया था, आक्रामक विचार होते हैं बच्चों के, निष्ठुरता होती है, क्रुएल्टी होती है, एनिमल के प्रति या लोगों के प्रति किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे होते हैं ये, टुवर्ड्स पीपल और एनिमल्स, डैमेजिंग प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, झूठ बोलते हैं, लाई करते हैं और चोरी करने का काम करते हैं, एंड स्टीलिंग। कंडक्ट डिसऑर्डर डिनोट्स ए फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ एक्ट्स, और कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो बार बार इन घटनाओं के बारे में बताती है या किसी एक्ट को अगर बहुत गंभीर तरीके से की जाती है तो दैट गो बियॉन्ड द मिसचीफ एंड प्रैंक्स, जो कि शरारत या मजाक जो करते हैं उसके बाहर होती है। कॉमन अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट, कहते हैं कि ये मिसचीफ और प्रैंक जो बच्चे करते हैं या एडोलसेंट करते हैं उससे हटके होती है, बियॉन्ड होती है, ये उस टाइप के नहीं होते। तो बच्चे जो होते हैं एडोलसेंट वो तो मजाक तो करते हैं, मिसचीफ और प्रैंक भी करते हैं, लेकिन इस प्रकार के जो कंडक्ट डिसऑर्डर होते हैं वो इनसे हटके होते हैं। Often, the behavior is marked by callousness, viciousness, and lack of remorse, making conduct disorder precursor for adult antisocial personality disorder। और कहते हैं अक्सर जो बिहेवियर है वो उसकी पहचान कैसे होती है, तो कैलसनेस के। कैलसनेस का मतलब है कि दूसरों को तकलीफ़ हो रही है लेकिन इससे मुझे कोई लेना देना नहीं, इनसेंसिटिव होते हैं दूसरे की तकलीफ़ से। विशियसनेस होते हैं कि दूसरों को परेशान करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये विशियसनेस होते हैं। लैक ऑफ रिमोर्स होते हैं कि ऐसे बच्चों में पछतावा नहीं होती है, कोई गलती किया तो उसके मन में कोई मतलब पछतावा नहीं है कि मैंने कोई गलती करी है। मेकिंग कंडक्ट डिसऑर्डर प्रिकर्सर, और ऐसे प्रकार के जो कंडक्ट डिसऑर्डर होते हैं वह एडल्ट एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो है अग्रदूत बन जाते हैं, मतलब ये बहुत सारे जो है परेशानी को बाद में जन्म देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 1.4.2 में है अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, इसको ODD कहा गया। मैंने डिफाइंड का मतलब अभी बताया था कि कोई ऑर्डर पास करता है तो सीधा मना कर देते हैं बच्चे कि नहीं मुझे नहीं करना, जो करना है सो कर ले, मुझे नहीं करना है इस काम को। तो इस तरह से जो है इसमें दे रखे हैं, तो चलिए इसको देखते हैं क्या है। ए रिलेटेड बट लेस वेल अंडरस्टूड एक्सटर्नलाइजिंग कैटेगरी इज द इन द DSM इज़ अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। कहते हैं ये कम जाना माना हुआ समझा जाने वाला एक्सटर्नलाइजिंग कैटेगरी है DSM में, जिसका नाम है अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर। ये ODD नाम है। एग्ज़ाम में लिखने के लिए बहुत अच्छा है कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म को याद रखेंगे तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं।
Oppositional defiant disorder is diagnosed if a child does not meet the criteria for conduct disorder. कहते हैं ऐसे प्रकार के जो डिफाइंट डिसऑर्डर होती है, अपोजिशनल डिफाइंट डिसऑर्डर होती है, इनके रोग के लक्षण की पहचान की जाती है और कैसे ट्रीटमेंट होगा वो भी की जाती है। ये तब की जाती है जब चाइल्ड जो है वो कंडक्ट डिसऑर्डर के जो क्राइटेरिया है उसको पूरा नहीं करता है, तो खास करके स्पेशली इफ़ एक्सट्रीम फिजिकल एग्रेसिवनेस इज़ नॉट मेट। अगर बच्चा जो है इसमें अपने हाथ पैर से या अपने शरीर से जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवनेस नहीं दिखाता है तो, बट एग्जिबिट्स बिहेवियर सच एज लूजिंग हिज और हर टेम्पर, आर्ग्यूइंग विद एडल्ट्स, बल्कि ऐसे व्यवहार को दिखाता है, एग्जिबिट मतलब दिखाना होते हैं, जैसे कि वो अपनी टेम्पर को खो बैठता है, स्वभाव को खो बैठता है, और जो एडल्ट होते हैं उनके साथ बहसबाजी करने लगते हैं, रिपीटेडली रिफ्यूजिंग टू कंप्लाई विद रिक्वेस्ट फ्रॉम एडल्ट्स, और एडल्ट कई बार उससे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा मत करो, लेकिन एडल्ट की जो रिक्वेस्ट होती है उनके अनुसार से वो नहीं चलते हैं, उसको मना कर देते हैं। डेलिबरेटली डूइंग थिंग्स टू एनवाय अदर्स, जानबूझ करके दूसरों को तंग करने के लिए कुछ चीज़ें करते हैं। एंड बीइंग एंग्री स्पाइटफुल, गुस्सा हो जाते हैं, स्पाइटफुल हो जाते हैं। स्पाइटफुल का मतलब होता है कि देखते ही देखते जो है वो दूसरों को जो है नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये स्पाइटफुल होते हैं, मतलब हमेशा जो है वो दूसरों को ऐसा करते हैं जिससे कि हर्ट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि दूसरा परेशान हो जाए। टची होते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर के उतावला हो जाते हैं। विंडिक्टिव होते हैं, विंडिक्टिव का मीनिंग होते हैं कि बिना मतलब के जो है द्वेष मन में पाल करके दूसरों को परेशान करने की कोशिश करते हैं बिना किसी मतलब के अकारण तरीके से, इसको विंडिक्टिव कहा जाता है। The DSM also mentions that such children, most of them boys, seldom see their conflict with others as their fault. और ये जो DSM है वह इस बात का भी जिक्र करते हैं कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनमें से अधिकतर जो लड़के होते हैं वो मुश्किल से ही अपनी कॉन्फ्लिक्ट को दूसरों से जोड़ के देखते हैं, see their conflict with others as their fault, और उनका मानना होता है कि वो नहीं मतलब अपनी गलती को मानने को तैयार नहीं होते हैं दूसरों के साथ एज देयर फॉल्ट। दे जस्टिफाई देयर अपोजिशनल बिहेवियर बाय क्लेमिंग दैट अनरीजनेबल डिमांड्स आर बीइंग प्लेस्ड ऑन देम, और वे अपने अपोजिशनल बिहेवियर को क्या करते हैं, न्याय ठहरा देते हैं, सही ठहराते हैं, यह दावा करते हुए कि अनुचित डिमांड जो है वह उनके ऊपर लादी जा रही है। अनरीजनेबल डिमांड्स आर बीइंग प्लेस्ड ऑन देम। In everyday talk, these children are simply referred to as spoiled brats. और रोज़मर्रा की बातों में अगर देखा जाए, शब्दों में देखा जाए, तो ये जो चिल्ड्रन होते हैं इन्हें साधारणतया या सिंपली जो है वह स्पॉइल्ड ब्रैट के रूप में बताया जाता है। स्पॉइल्ड ब्रैट मतलब ऐसे ढीठ बच्चा जो बिल्कुल बर्बाद होने की कगार पे आ जाता है। ब्रैट का मतलब ढीठ बच्चा होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो पॉपुलेशन जो बेस्ट स्टडीज़ है आगे दे रखे हैं कि इंडिकेट दैट कंडक्ट डिसऑर्डर इज़ फेयरली कॉमन। पॉपुलेशन के ऊपर आधारित जो स्टडीज़ अध्ययन है वो इस बात का संकेत देते हैं कि कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो फेयरली कॉमन होते हैं, उचित रूप से ये साधारण होते हैं। ए रिव्यू ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ reveal prevalence rates ranging from 4 to 16% for boys and 1.2% to 9% for girls। अगर एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ देखा जाए, मतलब महामारी से जो परेशान जो अध्ययन है उसको एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ कहा जाता है। अगर उनको रिव्यू किया जाए तो रिवील्स प्रेवलेंस, तो वह इस बात की जो के ऊपर जो है वो उस बातों को उजागर करती है। प्रेवलेंस का मतलब होता है कोई चीज़ अगर बरकरार रहती है, कोई चीज़ दिखाई पड़ती है, तो ख़ास करके यहाँ पर मैं कि 4 से लेकर 16% तक जो है बॉयज़ के अंदर में ये प्रॉब्लम होती है और 1.2 से लेकर के 9% तक जो है वो गर्ल्स में होती है। आगे दे रखे हैं मैनी चिल्ड्रन विद कंडक्ट डिसऑर्डर डिस्प्ले अदर प्रॉब्लम्स एज वेल। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको कंडक्ट डिसऑर्डर है वो और भी समस्याएं दिखाते हैं। देयर इज़ अ हाई डिग्री ऑफ कोमॉर्बिडिटी बिटवीन कंडक्ट डिसऑर्डर एंड ADHD। कहते हैं कि
कंडक्ट डिसऑर्डर और ADHD के बीच जो है वह एक मिला जुला करके मॉर्बिडिटी की हाई डिग्री होती है। मॉर्बिडिटी का मतलब है कोई व्यक्ति बीमारी से या किसी चीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे होते हैं, तो उसी को मॉर्बिडिटी कहा जाता है। मतलब कंडक्ट डिसऑर्डर और ADHD इनका साथ साथ चलता रहता है। दिस इज़ ट्रू फॉर बॉयज़, मच लेस इज़ नोन अबाउट कोमॉर्बिड कंडक्ट डिसऑर्डर एंड ADHD अमंग गर्ल्स। कहते हैं यह बॉयज़ के लिए तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन कोमॉर्बिड कंडक्ट डिसऑर्डर के बारे में उतना पता नहीं है, उतनी जानकारी नहीं है। एंड ADHD अमंग गर्ल्स, और गर्ल्स में ADHD के बारे में। सब्सटेंस एब्यूज़ ऑल्सो कॉमनली को अकर्स विद कंडक्ट प्रॉब्लम्स। अगर कोई इलीगल ड्रग्स लेना शुरू करता है तो उसको सब्सटेंस एब्यूज़ कहा जाता है। ये भी एक साथ कॉमनली रूप से घटित होता है, जो कि कंडक्ट प्रॉब्लम को जन्म देते हैं। एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन जनरली व्यूड एज इंटरलाइजिंग प्रॉब्लम। और अगर चिंता सता रही है, डिप्रेशन है, मानसिक तनाव है, तो ये समान तरीके से अपने अंदर की जो समस्या है उसके रूप में देखी जाती है। एंड दीज आर कॉमन अमंग चिल्ड्रन एंड विद कंडक्ट डिसऑर्डर। और ये जो है ऐसे बच्चे जिसमें कंडक्ट डिसऑर्डर होती है उसमें सामान्य होती है। इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन दे रखे हैं। While ODD is associated with overt and non-destructive behavior, कहते हैं एक और ODD जो है वो overt और non-destructive behavior से जुड़े होते हैं। CD जो conduct disorder है is linked with overt and covert behaviors। ये overt और covert behavior से जुड़े होते हैं which can be destructive and violate the rights of others, जो कि destructive हो सकते हैं और दूसरे के right को जो है वो violate कर सकते हैं। तो यही फ़र्क है ODD में और CD में। ODD क्या होते हैं? ओवर्ट होते हैं, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर होते हैं, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और CD जो होते हैं ओवर्ट तो होते हैं लेकिन कवर्ट बिहेवियर के साथ होते हैं। और ऐसे बच्चे जिसमें CD होते हैं वो नुकसानदायक होते हैं और दूसरों को अधिकार को भी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद जो है वो है 1.4.3 में, ये है एटियोलॉजी ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर। मतलब कंडक्ट डिसऑर्डर के आखिर में क्या क्या कारण होते हैं, क्यों होते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर, इसके ऊपर इसमें दिए हुए हैं। तो दे रखे हैं कि डिफरेंट कॉजेज़ हैव बीन पुट फॉरवर्ड फॉर द एटियोलॉजी ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर की जो एटियोलॉजी है इनके बारे में बहुत सारे कारण को जो है आगे बताए गए हैं। इसमें आपके कुछ कॉजेज़ हैं, इसमें बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल फैक्टर जो है इसमें शामिल होते हैं। बायोलॉजिकल तो जानते ही होंगे आप सब, जो बायोलॉजी से संबंधित होती है। साइकोलॉजिकल होते हैं जिसमें लर्निंग और कॉग्निटिव शामिल होती है। और सोशियोलॉजिकल फैक्टर अभी जानेंगे सबके बारे में एक एक करके। तो सबसे पहले देखते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर के बारे में। तो बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स होते हैं इसमें क्या है कि द एविडेंस फॉर जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस इन कंडक्ट डिसऑर्डर इज मिक्स्ड, ऑल्दो हेरिटेबिलिटी में विल प्ले ए पार्ट। कहते हैं कि जेनेटिक के जो इन्फ्लुएंसेस हैं इनके जो सबूत हैं कंडक्ट डिसऑर्डर में ये काफ़ी मिले हुए हैं। भले ही ये जो हेरिटेबिलिटी होती है, कहते हैं ऑल्दो हेरिटेबिलिटी में विल प्ले ए पार्ट, इसमें हेरिटेबिलिटी जो है एक अच्छा पार्ट प्ले कर सकती है। हेरिटेबिलिटी का मतलब होते हैं जो माता पिता से बच्चों के अंदर में प्रवेश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टडी ऑफ ओवर 3000 ट्विन पेयर्स इंडिकेटेड ओनली मॉडेस्ट जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्डहुड एंड सोशल बिहेवियर। कहते हैं एग्जाम्पल के लिए एक स्टडी किया गया, लगभग 3000 ऐसे जुड़वे बच्चे थे उनके ऊपर किया गया और इन्होंने मॉडेस्ट जेनेटिक इन्फ्लुएंस दिखाया है बच्चों के ऊपर, चाइल्डहुड एंड सोशल बिहेवियर जो थे उनके ऊपर। मॉडेस्ट जेनेटिक का मतलब हुआ काफ़ी ज़्यादा नहीं दिखाया है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दिखाया है। और ये उन बच्चों के ऊपर स्टडी किया गया जो बच्चे सोसाइटी में सही तरीके से बिहेवियर नहीं करते थे, उनके अंदर में एंटी सोशल बिहेवियर थी। फैमिली एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस वर फाउंड टू बी मोर सिग्निफिकेंट। कहते हैं फैमिली के जो माहौल है और इनका जो प्रभाव है ये काफ़ी ज़्यादा जो है सिग्निफिकेंट पाया गया। However, a study of 2,600 twin pairs in Australia found a substantial genetic influence
and almost no family environment influences for childhood symptoms of this conduct disorder। कहते हैं फिर भी ऑस्ट्रेलिया में जो है लगभग 2600 जो है जुर्बे जो बच्चे थे उनके ऊपर स्टडी की गई। उसमें पाया गया कि कुछ ठोस जो जेनेटिक इन्फ्लुएंस है सबस्टेंशियल उनकी चीज़ों को पाया गया। ऑस्ट्रेलिया में ये पाया गया कि वाकई में जेनेटिक का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। एंड ऑलमोस्ट नो फैमिली एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस फॉर चाइल्डहुड सिम्टम्स, और लगभग फैमिली की जो माहौल होती है वो चाइल्डहुड सिम्टम्स के लिए जो होती है कंडक्ट डिसऑर्डर में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ कुछ ऊपर कुछ और था, नीचे कुछ और है। ऑस्ट्रेलिया में जब स्टडी किया गया तो इस बात को कहा गया कि नहीं, जेनेटिकली जो है वाकई में बच्चे के ऊपर फ़र्क पड़ता है, लेकिन फैमिली एनवायरनमेंट का इतना बड़ा महत्व नहीं है कंडक्ट डिसऑर्डर में। द ऑथर्स ऑफ द लैटर का मतलब जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो रिसर्च किया उसको लैटर यहाँ नाम दिया गया। तो बाद के जो स्टडी के जो ऑथर्स थे या लेखक थे पॉइंट आउट, वो यह दर्शाते हैं कि द डिफरेंसेस इन द सैम्पल्स में हैव अकाउंटेड फॉर द डिफरेंट फाइंडिंग्स। कहते हैं ये जो सैंपल दोनों अलग अलग लिए गए, ठीक है, जो ऊपर वाले सैंपल 3000 ट्विन पेयर के ऊपर लिए गए और 2600 ट्विन पेयर के ऊपर लिए गए, ये अलग अलग हैं। और ये इस कारण से हो सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर अलग अलग तरीके से रिसर्च किया गया हो फॉर द डिफरेंट फाइंडिंग्स। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें दे रखे हैं कि एविडेंस फ्रॉम ट्विन स्टडीज़ इंडिकेट्स दैट एग्रेसिव बिहेवियर दैट इज़ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, फाइटिंग, डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी इज़ क्लियरली हेरिटेबल, वेयर एज अदर डिलिंक्वेंट बिहेवियर्स दैट इज़ स्टीलिंग, रनिंग अवे, ट्रुएंसी मे नॉट बी। कहते हैं जो जुर्बे बच्चे के ऊपर स्टडी की गई है या अध्ययन की गई है उनके सबूत यह दर्शाती है, एविडेंस यह बताती है कि जो एग्रेसिव बिहेवियर है जिसमें क्रुएल्टी, बच्चे क्या करते हैं तो जानवरों के प्रति निर्दयता बरतते हैं, मतलब उनके अंदर दया धर्म नहीं होती है, वो लड़ना शुरू कर देते हैं, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। ये वाकई में हेरिटेबल है। हेरिटेबल का मतलब माता पिता से संतान में आती है। जबकि जो दूसरे डिलिंक्वेंट बिहेवियर है, जो क्रिमिनल वाली एक्टिविटीज़ या बिहेवियर है, उसको डिलिंक्वेंट कहा जाता है, वो जो है वो हेरिटेबल नहीं हो सकते, मे नॉट बी। तो मतलब ऊपर वाला जो दे रखा है एग्रेसिव बिहेवियर ये तो हो सकते हैं हेरिटेबल, लेकिन नीचे वाला जो डिलिंक्वेंट बिहेवियर है ये हेरिटेबल नहीं हो सकते हैं। इन डिलिंक्वेंट बिहेवियर में चोरी करना, भाग जाना, ट्रुएंसी मतलब गुल्ली पे चले जाना जिसे कहते हैं, मतलब बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए लेकिन जाते नहीं हैं, बस कहीं और जगह चले जाते हैं या स्कूल जाने से कतराते हैं, ठीक है। अदर एविडेंस सजेस्ट दैट द पीरियड व्हेन एंटी सोशल एंड एग्रेसिव बिहेवियर प्रॉब्लम बिगिन इज़ रिलेटेड टू हेरिटेबिलिटी। और दूसरे जो एविडेंस है वो यह सुझाव देते हैं कि जो पीरियड है जब एंटी सोशल और एग्रेसिव बिहेवियर प्रॉब्लम शुरू होती है जहाँ पे, तो वो हेरिटेबिलिटी से संबंधित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिए हैं, एग्रेसिव एंड एंटी सोशल बिहेवियर दैट बिगिन्स इन चाइल्डहुड इज मोर हेरिटेबल देन सिमिलर बिहेवियर्स दैट बिगिन इन एडोलेसेंस। कि एग्रेसिव और एंटी सोशल जो बिहेवियर है जो चाइल्डहुड में शुरू होती है वो काफ़ी ज़्यादा हेरिटेबल होती है, ठीक है, देन सिमिलर बिहेवियर्स दैट बिगिन्स इन एडोलेसेंस। मतलब एडोलेसेंस तक जाते जाते जो इस तरह के बिहेवियर है, एंटी सोशल बिहेवियर है, एग्रेसिव बिहेवियर है, वो उतना ज़्यादा नहीं हो रह पाती है जितनी कि चाइल्डहुड में रहती है, मतलब बचपने में रहती है, ठीक है। What might be heritable in conduct disorder are temperamental characteristics that interact with other biological difficulties। और क्या ऐसा चीज़ है जो कंडक्ट डिसऑर्डर में हेरिटेबल हो सकती है, वो है आपका टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब जो स्वभाव होती है वो बिल्कुल अलग टाइप की होने लगती है जो कि दूसरी बायोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ का कारण बनती है, जिसमें कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल डेफिसिट्स आती है। साथ ही साथ एज वेल एज विद ए होल सेट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, इसमें जो एनवायरमेंटल फैक्टर है उनका पूरा एक समूह होता है। एनवायरमेंटल फैक्टर में पेरेंटिंग आ जाता है, स्कूल परफॉर्मेंस आ जाते हैं और पीयर इन्फ्लुएंस आते हैं। पेरेंटिंग मतलब माता पिता कैसे अपने बच्चों को पालते हैं, स्कूल परफॉर्मेंस उनका कैसा है,
पीयर इन्फ्लुएंस कैसा है? पीयर इन्फ्लुएंस का मतलब है कि साथ में जो पढ़ने वाले हैं वो कैसा माहौल दे पाते हैं, और ये सारे मिल करके कंडक्ट डिसऑर्डर का कारण बनते हैं, टू कॉज कंडक्ट डिसऑर्डर। आगे है आपका न्यूरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैव फाउंड लेस फ्रंटल लोब एक्टिविटी इन द ब्रेन्स ऑफ यूथ विद कंडक्ट डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल जब छानबीन किया गया तो इसमें पाया गया कि ऐसे बच्चे या यंग यूथ जिसमें कंडक्ट डिसऑर्डर होते हैं, उनके जो कहते हैं ब्रेन के अंदर जो फ्रंटल लोब होती है, खास करके लेस फ्रंटल लोब एक्टिविटी करती है उनके ब्रेन में, ठीक है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल डेफिसिट्स हैव बीन इम्प्लिकेटेड इन द चाइल्डहुड प्रोफाइल्स ऑफ चिल्ड्रन विद कंडक्ट डिसऑर्डर। और ऐसे बच्चे जिसमें कंडक्ट डिसऑर्डर होते हैं उसमें न्यूरोलॉजिकल जो डेफिसिट होते हैं वो बचपनों में जो है काफ़ी ज़्यादा देखा गया है या इम्प्लिकेट किया गया है। These deficits include poor verbal skills, difficulty with executive functioning, और ये जितनी भी कमियां हैं इसमें मतलब बोलने में कमजोरी होना, पुअर वर्बल स्किल्स है, किसी काम को पूरा करने में कठिनाई होना, एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, जैसे कि मान के चलिए कहीं पर में द एबिलिटी टू एंटिसिपेट, मतलब ऐसे बच्चे जो है कल क्या होने वाला है इसकी एबिलिटी उनके अंदर नहीं होती है, प्लान नहीं कर पाते हैं, ये सेल्फ कंट्रोल का यूज़ करते हैं, अपने आप को काबू नहीं रख पाते और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एंड प्रॉब्लम्स विद मेमोरी, और इनकी मेमोरी में समस्या रहती है, इनकी याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। इन एडिशन चिल्ड्रन हु डेवलप कंडक्ट डिसऑर्डर इज एट एन अर्लियर एज हैव बीन शोन टू हैव एन IQ स्कोर ऑफ 1 स्टैंडर्ड डिविएशन below age matched peers without conduct disorder, and this IQ deficit is apparently not due to lower socio-economic status, race or school failure। कहते हैं इसका अतिरिक्त ऐसे बच्चे जिसके अंदर में कंडक्ट डिसऑर्डर डेवलप होती है शुरुआत की अवस्था में हो जाती है, ऐसा माना गया है कि उनकी जो IQ स्कोर होती है वो जो उनके साथ पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं उनसे थोड़ा हटके होती है, ठीक है, क्योंकि उनके साथ वाले जो बच्चे होते हैं उसमें तो कंडक्ट डिसऑर्डर होती नहीं है, लेकिन इनके अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर होती है। तो इस कारण से ऐसे बच्चे जिसके अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर होती है उनकी IQ थोड़ा अलग लेवल का होता है, इसलिए इसको स्टैंडर्ड डिविएशन कहा गया है। एंड दिस IQ डेफिसिट इज अपरेंटली नॉट ड्यू टू लोअर सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, रेस और स्कूल फेल्योर। और कहते हैं ये जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट की जो कमी है या डेफिसिट है, ये प्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं है कि कोई सामाजिक आर्थिक आपकी कमजोरी है उसके कारण है, या आप किसी और रेस से बिलोंग करते हैं, या स्कूल में आप फेल हो जाते हैं उसके कारण से। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर में दे रखे हैं कि एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नॉर्मल चाइल्ड डेवलपमेंट इज़ द ग्रोथ ऑफ मोरल अवेयरनेस। और नॉर्मल चाइल्ड डेवलपमेंट का जो इम्पोर्टेंट, तो इसमें जो है आगे जाके दे रखा है कि द एक्विजिशन ऑफ सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग एंड द एबिलिटी। और इनके अंदर में ऐसी सेंस जो है कायम हो जाती है जिसमें ये समझना शुरू करते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, और उनकी योग्यता को धारण करते हैं। यहाँ तक कि इनके अंदर में इच्छा होती है, साथ में दे रखे हैं आगे ये इच्छा होती है टू अवॉइड बाय रूल्स एंड नॉर्म्स, जो नियम कानून है उनके साथ ये चले। अवॉइड बाय का मीनिंग होते हैं नियम कानून के अनुसार से उनकी पालन करना, उनके अनुसार से चलना। आगे दे रखे हैं मोस्ट पीपल रिफ्रेन फ्रॉम हर्टिंग अदर्स। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि दूसरों को तकलीफ़ देने से दूर रहते हैं। नॉट ओनली बिकॉज इट इज़ इलीगल, ये ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि यह गैर कानूनी है, बट बिकॉज इट वुड मेक देम फील गिल्टी टू डू अदरवाइज, बल्कि उन्हें ऐसा करने में उन्हें बहुत ही गिल्टी जो है अपने आप को फील होने लगती है। चिल्ड्रन विद कंडक्ट डिसऑर्डर ऑफ्टन सीम टू बी डेफिशिएंट इन दिस मॉरल अवेयरनेस। लेकिन इस तरह के जो मॉरल अवेयरनेस होती है, नैतिक जो चेतनाएं होती है, इन नैतिक चेतना में कंडक्ट डिसऑर्डर वाले जो बच्चे होते हैं वो अक्सर जो है कमी दिखाते हैं, उनके अंदर में ये सारी चीज़ें की अभाव होती है। लैकिंग रिमोर्स, इनके अंदर में पछतावा नहीं होती है कि क्या उन्होंने गलत किया है अपनी गलती के लिए, फॉर द रॉन्ग डूइंग। एंड व्यूइंग एंटी सोशल एक्ट्स एज एक्साइटिंग एंड रिवॉर्डिंग। और अगर कोई समाज में गलत हो रहा है तो इनसे इनको मज़ा आता है और ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए,
इसी को एक्साइटिंग एंड रिवॉर्डिंग कहा गया है। एज सेंट्रल टू देयर वेरी सेल्फ कॉन्सेप्ट, और इनके विचार से यही जो है उचित है और यही ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। आगे दे रखे हैं, अकॉर्डिंग टू लर्निंग थ्योरिस्ट्स चिल्ड्रन कैन लर्न एग्रेसिवनेस फ्रॉम पेरेंट्स हु बिहेव एग्रेसिवली। कहते हैं लर्निंग थ्योरिस्ट के अनुसार से बच्चे जो है अपने माता पिता से जो है वह एग्रेसिव होने की कला सीख सकते हैं। कैन लर्न एग्रेसिवनेस फ्रॉम पेरेंट्स, जो पेरेंट्स एग्रेसिवली उनसे बिहेव करते हैं, वो बिहेव एग्रेसिवली। Indeed, children who are physically abused by parents, कहते हैं वाकई में ऐसे बच्चे जिन्हें कि अपने माता पिता के द्वारा शारीरिक रूप से प्रार्थना दिया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, मारपीट की जाती है, आर लाइकली टू बी एग्रेसिव व्हेन दे ग्रो अप, तो ऐसा संभावना बनता है कि वो भी एग्रेसिव हो जाते हैं जब वे बच्चे बड़े होते हैं। तो चिल्ड्रन में ऑल्सो इमिटेट एग्रेसिव एक्ट्स सीन फ्रॉम अदर सोर्सेज, और दूसरे ऐसे सोर्सेज होते हैं उन्हें देख कर के भी चिल्ड्रन क्या करते हैं, एग्रेसिव एक्ट्स, उनके अंदर में आक्रामक जो रवैया है वो धारण कर सकते हैं, उनकी नकल कर सकते हैं, जैसे टेलीविज़न देख करके, सच एज ऑन टेलीविज़न। सिंस एग्रेशन इज इन एन इफेक्टिव एल्बिएट अनप्लीजेंट मीन्स ऑफ अचीविंग गोल्स, क्योंकि एग्रेशन जो होते हैं वो काफ़ी प्रभावशाली होते हैं, भले ही ये अनप्लेजेंट होते हैं, और कहते हैं एल्बिएट अनप्लेजेंट मीन्स ऑफ अचीविंग गोल्स, ये अचीविंग गोल्स का साधन होते हैं। इट इज़ लाइकली टू बी रीइंफोर्स्ड, तो संभावना बनती है कि इस प्रक्रिया में रीइंफोर्समेंट मिलती है या रीइंफोर्स की जाती है। रीइंफोर्स का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए बढ़ावा देना। दस वंस इमिटेटेड एग्रेसिव एक्ट्स विल प्रोबेबली बी मेंटेन्ड, और कहते हैं अगर ये चीज़ एक बार अगर किसी बच्चे ने नकल कर ली तो इस प्रकार की एग्रेसिव एक्ट्स जो है वो शायद ही जो है वो मेंटेन हो पाती है, ठीक हो पाती है। आगे दे रखे नेक्स्ट इसमें, इन एडिशन पेरेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हार्श एंड इनकॉन्सिस्टेंट डिसिप्लिन एंड लैक ऑफ मॉनिटरिंग आर कॉन्सिस्टेंटली एसोसिएटेड विद एंटी सोशल बिहेवियर इन चिल्ड्रन। कहते हैं इसके अलावा जो पेरेंटिंग कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब माता पिता कैसे अलग तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, और अगर माता पिता इसमें हार्श और इनकॉन्सिस्टेंट डिसिप्लिन अपनाते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट का मतलब जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं, उनके अंदर में सही तरीका नहीं होता है बच्चे के साथ बिहेव करने का, वो बहुत रूखा तरीके से व्यवहार करते हैं, तो उसी को हार्श एंड इनकॉन्सिस्टेंट डिसिप्लिन कहा गया है। एंड लैक ऑफ मॉनिटरिंग, और सही समय पर अपने बच्चों को देख रेख नहीं करते हैं, आर कॉन्सिस्टेंटली एसोसिएटेड विद एंटी सोशल बिहेवियर इन चिल्ड्रन। तो ऐसा माना जाता है कि ये कॉन्सिस्टेंटली जो है ऐसे बच्चों के अंदर में जो है वो एंटी सोशल बिहेवियर जो है वो विकसित हो सकते हैं या एसोसिएट हो सकते हैं। Perhaps children who do not experience negative consequences for early signs of misbehavior later develop more serious conduct problem। कहते हैं शायद ऐसे बच्चे जो कि नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस का अनुभव नहीं करते हैं शुरुआती अपने मिसबिहेवियर के दौर में, फॉर अर्ली साइंस ऑफ मिसबिहेवियर, बाद में ऐसा संभावना बनता है कि ऐसे बच्चे के अंदर में कुछ गंभीर कंडक्ट डिसऑर्डर डेवलप हो सकती है। A social cognitive perspective on aggressive behavior comes from the work of Kenneth Dodge and his associate। और एक सामाजिक जो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव है एग्रेसिव बिहेवियर के ऊपर, वो केनेथ डॉज और उनके जो साथीगण हैं उन्होंने इनको ऊपर काम किया था, वहाँ से ये सारे आते हैं। In one of his early studies, Dawes found that the cognitive processes of aggressive children had a particular attribution bias। एक ऐसी शुरुआत की स्टडी थी, उसमें डॉज ने यह पाया कि कॉग्निटिव जो प्रोसेसेस हैं एग्रेसिव चिल्ड्रन की, इनका एक खास जो है कुछ इनकी जो है श्रेय होती है या एट्रीब्यूशन होती है, बायस होती है। दीज यंगस्टर्स इंटरप्रेटेड एम्बिगुअस एक्ट्स। इसमें ये जो यंगस्टर्स हैं इन्होंने कुछ संदिग्ध जो है वो जो एक्ट्स हैं उनको इन्होंने खोल के बताया, इंटरप्रेट किया। सच एज बीइंग बम्प्ड इन लाइन, कि ऐसे जो बच्चे होते हैं यंगस्टर होते हैं
ये लाइन में जाकर ऐसे घुस जाते हैं और लाइन में धक्का मुक्की करते हैं। एज एविडेंस ऑफ हॉस्टाइल इंटेंट, और यह इस बात को साबित करते हैं कि ऐसे बच्चे के अंदर में क्या होती है, हॉस्टाइल इंटेंट होती है। मतलब वो चाहते हैं कि मतलब किसी से जानबूझ के दुश्मनी जो है वो पाले। Such perceptions lead the children to retaliate aggressively for actions that may not have been intended as provocative। और इस प्रकार की जो ज्ञान का जो संबंध है या परसेप्शन है, वो ऐसे बच्चों को जो है एक्शन लेने के लिए एग्रेसिवली जो है वो मजबूर करते हैं, बदला लेने के लिए, रिटेलिएट करने के लिए। दैट मे नॉट हैव बीन इंटेंडेड एज प्रोवोकेटिव, जिस बच्चों से यह उम्मीद नहीं की जाती है, इरादा नहीं की जाती है कि वो भी प्रोवोकेटिव हो जाएंगे, उनको भी उकसाया जा सकता है। कहने का मतलब लाइन में ऐसे बच्चे खड़े हैं जो बिल्कुल सीधे साधे हैं बेचारे, वो प्रोवोकेटिव नहीं है, लेकिन जब ऐसे बच्चे उसमें घुस जाते हैं तो वो बच्चे भी जो है वो प्रोवोकेटिव हो जाते हैं जो नहीं थे पहले से। Subsequently, their peers, remembering these aggressive behaviors, tend to be aggressive more often against them, further angering the already aggressive children and continuing a cycle of rejection and aggression। और इसके बाद उनके जो साथीगण है या पीयर्स है वो इन एग्रेसिव बिहेवियर को याद करने लगते हैं। टेंड टू बी एग्रेसिव मोर ऑफ्टन अगेंस्ट देम, और उनके पीयर्स भी जो है उनके खिलाफ जो है ज़्यादा एग्रेसिव दिखाने लगते हैं। फर्दर एंगरिंग द ऑलरेडी एग्रेसिव चिल्ड्रन, और आगे जा कर के जो पहले से एग्रेसिव चिल्ड्रन हैं उनके साथ वो गुस्सा करते हैं, और इस चक्र को जो है रिजेक्शन और एग्रेशन वाली जो चक्र है उसको जारी रखते हैं। डॉज हैज़ कंस्ट्रक्टेड ए सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी ऑफ चाइल्ड बिहेवियर दैट फोकसेस ऑन how children process information about their world and how these cognitions markedly affect their behavior। डॉल्स ने क्या किया, तो सोशल इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी को बनाया है चाइल्ड बिहेवियर की, जो कि बच्चों की उन चीज़ों के ऊपर फोकस करती है कि कैसे बच्चे जो है वो दुनिया की इन्फॉर्मेशन के बारे में अपने अंदर उतारते हैं, और कैसे ये सारे सोचने समझने की जो क्षमता होती है, कॉग्निशन होती है, वो मुख्य रूप से मार्केटली जो है उनके बिहेवियर को अफेक्ट करती है या प्रभावित करती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो नेक्स्ट है इसमें वो है पीयर इन्फ्लुएंस, मतलब जो साथ जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका आखिर में क्या प्रभाव होता है, वो किस तरीके से अपने साथ को जो पढ़ने वाले होते हैं, अगर साथ में पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं अगर वो सही से या खेलने वाले बच्चे होते हैं अगर सही से उनका आचरण अच्छा नहीं है तो और भी बच्चों को भी जो है वो एंटी सोशल बना सकते हैं। तो उनके ऊपर में इन्होंने दे रखा है, तो दे रखे हैं कि इन्वेस्टिगेशंस ऑफ हाउ पीयर इन्फ्लुएंस एग्रेसिव एंड एंटी सोशल बिहेवियर इन चिल्ड्रन हैव फोकस्ड ऑन 2 ब्रॉड एरियाज। कहते हैं कि बहुत सारे इसमें जांच की गई, छानबीन की गई कि कैसे जो है साथ के जो लोग हैं या साथ के जो बच्चे होते हैं उनका इन्फ्लुएंस जो है वो किसी बच्चे को एग्रेसिव बनाती है या एंटी सोशल बनाती है। और इन्होंने 2 ब्रॉड एरियाज़ के ऊपर फोकस किया है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बाय पीयर्स, या तो पीयर के द्वारा इनको एक्सेप्ट किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है, एंड एफिलिएशन विथ डिवाइंड पीयर्स, और जो डिवाइंड पीयर्स है उनके साथ ये मिल जाते हैं। आगे दे रखे हैं इसमें, being rejected by peers has been shown to be causally related to aggressive behavior, particular in combination with ADHD। कहते हैं कि पीयर्स के द्वारा रिजेक्ट होने के कारण से, जो कि कैजुअली रूप से जो है वो एग्रेसिव बिहेवियर के रूप में दिखाया गया है, खास करके इसके अंदर में ADHD की जो है समस्या होती है। Studies have shown that being rejected by peers can predict later aggressive behavior। और यह अध्ययन में पाया गया है कि अगर वो अपने साथी के द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है तो बाद में ऐसे जो बच्चे होते हैं उनके अंदर में एग्रेसिव बिहेवियर जो है प्रिडिक्ट हो सकती है, या उनके अंदर में ऐसे सेम जो वो बच्चा सेम कॉपी कर सकता है, इवन आफ्टर कंट्रोलिंग फॉर प्रायर लेवल्स ऑफ एग्रेसिव बिहेवियर, भले ही वो उस समय अपनी एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल कर ले।
Associating with other delinquent peers also increases the likelihood of delinquent behavior. कहते हैं अगर दूसरे delinquent peer से मिल जाते हैं तो यह भी संभावना बनती है कि delinquent behavior जो है वो जो है बढ़ने लगती है। मतलब अगर कोई बच्चा delinquent peers के साथ मिल गया, मान के चलिए ऐसे बच्चे जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में शामिल होते हैं, स्टीलिंग करते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं, ट्रुएंसी करते हैं, तो क्या होगा, उनके अंदर में भी डिलिंक्वेंट बिहेवियर की संभावना जाग जाती है और वो बढ़ने लगती है। वही कारण इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ डिलिंक्वेंट बिहेवियर। बट इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड वेदर डिलिंक्वेंट चिल्ड्रन चूज टू एसोसिएट विद लाइक माइंडेड पीयर्स। लेकिन कहते हैं ये निश्चित नहीं है कि डिलिंक्वेंट जो चिल्ड्रन होते हैं वो अपने बराबर वाले दिमाग वाले पीयर्स के साथ जो है अपना साठ-गांठ रखते हैं या एसोसिएट होते हैं, thus continuing on their path of anti-social behavior। और इस तरीके से एंटी सोशल बिहेवियर के रास्ते पे जो है चलते रहते हैं। और इफ़ सिंपली बीइंग अराउंड डिलिंक्वेंट पीयर्स कैन इन्फ्लुएंस द बिगिनिंग्स ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर। और सिंपली रूप से अगर देखा जाए तो आसपास जो डिलिंक्वेंट पीयर होते हैं उनके होने से एंटी सोशल बिहेवियर की शुरुआत जो है हो सकती है और उनके ऊपर प्रभाव पड़ सकती है। आगे जो नेक्स्ट है वो है आपका सोशियोलॉजिकल फैक्टर। तो सोशियोलॉजिकल फैक्टर में देखते हैं क्या क्या फैक्टर इसमें दे रखे हैं। तो सोशल क्लास एंड अर्बन लिविंग आर रिलेटेड टू द इंसिडेंस ऑफ डिलिंक्वेंसी। मतलब सामाजिक जो वर्ग है और अर्बन की जो लाइफ स्टाइल या लिविंग है, ये सारी जो डिलिंक्वेंसी की जो घटना है उससे संबंधित हो सकती है। अब इसमें कह रहे हैं कि हाई अनएम्प्लॉयमेंट, poor educational facilities, disrupted family life, and a subculture that finds delinquency acceptable have all been found to be contributing factor। कि अगर कोई बहुत लंबे समय तक बेरोजगार है, एजुकेशन का साधन उतना अच्छा नहीं, पुअर है, फैमिली की लाइफ बहुत ही ख़राब है और कल्चर उतना अच्छा नहीं है जो कि डिलिंक्वेंसी को एक्सेप्ट करे, वही कह रहे हैं दैट फाइंड्स डिलिंक्वेंसी एक्सेप्टेबल। तो ये सारे जितने भी चीज़ें होते हैं वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर में शामिल हो जाते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ अर्ली एंटी सोशल बिहेवियर इन द चाइल्ड एंड सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज इन द फैमिली प्रिडिक्ट्स अर्ली क्रिमिनल अरेस्ट्स। कहते हैं कि शुरुआत के जो एंटी सोशल बिहेवियर की जो मिलान है बच्चों में और सोशियो इकोनॉमिक जो डिसएडवांटेज है फैमिली में, सामाजिक आर्थिक मान के चलिए तरीके से बच्चा मजबूत नहीं है, तो ये शुरुआत में जो है ऐसे बच्चे जो है वो क्रिमिनल का रूप धारण कर सकते हैं, उसके अंदर में क्रिमिनल का नेचर आ सकती है। अब नेक्स्ट जो है इसके बारे में दे रखे हैं कि आखिर में ट्रीटमेंट कैसे होते हैं, इसका क्या परिणाम होता है, आउटकम्स कैसे निकलते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ कंडक्ट डिसऑर्डर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंजेस टू सोसाइटी। और कंडक्ट डिसऑर्डर की जो मैनेजमेंट है ये सोसाइटी के बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट चैलेंजेस हैं उनमें से एक है। भाई कैसे कंडक्ट डिसऑर्डर वाले को जो है उसको ठीक किया जाए। वी विल डिस्कस सम ऑफ द साइकोलॉजिकल मेथड एम्ड एट इंडिविजुअल्स एंड देयर फैमिलीज। और इंडिविजुअल और उनके फैमिली को ध्यान में रख करके हम कुछ जो है साइकोलॉजिकल मेथड्स को जो है डिस्कस करेंगे, उसके बारे में दे रखे हैं। कहते हैं यहाँ पे कि एज मैंशनड अर्लियर कंडक्ट डिसऑर्डर इज़ द प्रिकर्सर टू साइकोपैथो। कि जैसे कि पहले जिक्र किया गया है कि कंडक्ट डिसऑर्डर जो है वो साइकोपैथी का क्या है, अग्रदूत है, प्रिकर्सर है। और साइकोपैथी तो जानते ही आप, जो गड़बड़ी है, मानसिक गड़बड़ी है या आप बिल्कुल ठीक ठाक नहीं रहते हैं तो उस साइकोपैथी में आ जाता है। And like psychopaths, young people who commit violent and antisocial acts with little remorse or emotional involvement are highly difficult to reach। और कहते हैं साइकोपैथ की तरह यंग पीपल जो कि काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होते हैं, उग्र होते हैं या वायलेंट का काम करते हैं, एंटी सोशल एक्ट करते हैं, इनके अंदर में पछतावा नहीं के बराबर होती है, लिटिल रिमोर्स होती है और ये इमोशनली रूप से किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आर हाईली डिफ़िकल्ट टू रीच। इनके साथ सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि ये मतलब ऊपर नहीं उठ पाते हैं। आर हाईली डिफ़िकल्ट टू रीच।
Incarceration, release and recidivism is usually the pattern. इसमें मान के चलिए किसी को कैद करके रख दिया जाता है, इनकासरेशन, उनको छोड़ दिया जाता है, या रेसिडिविज़म का मतलब होता है बार बार जो है किसी एक ही अपराध को जो है बार बार रिपीट करना। ये कुछ प्रायः ऐसे चीज़ होते हैं जो क्रम में चलते रहते हैं। One of society's most pressing problems is how to deal with people whose social conscience appears to be grossly underdeveloped. और सोसाइटी को सबसे जो परेशान करने वाली जो प्रॉब्लम है उनमें से जो एक है वह है कि कैसे जो है इन लोगों से निपटा जाए जिनका जो सामाजिक जो सोशल कंसेंस है, चेतना है, वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, ग्रॉसली अंडर डेवलप्ड है। सिंपली जेलिंग जुवेनाइल डिलिक्वेंट विल नॉट रिड्यूस क्राइम। कहते हैं सामान्य तौर से अगर छोटे बच्चे हैं, अगर वो क्राइम करते हैं तो वो सारे आ जाते हैं जुवेनाइल डिलिक्वेंट में। उनको अगर जेल कर दी जाती है तो इससे क्राइम कम नहीं होगी, क्राइम नहीं रुकेगी। A longitudinal study demonstrated that punitive discipline such as juvenile incarceration leads to lower job stability and more adult crime. और एक जो है लॉन्जिट्यूडनल स्टडी किया गया, इन्होंने दिखाया कि जो दंडात्मक जो प्रवृत्ति है या डिसिप्लिन है, दंड देने वाला प्यूनिटिव जो डिसिप्लिन है, जैसे कि मान के चले जुवेनाइल को कैद करके रखा जाता है, इनकासरेशन किया जाता है, तो ऐसे जो जुवेनाइल होते हैं या बच्चे होते हैं वो बाद में जाकर के उनकी जॉब जो है स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है, लीड्स टू लोअर जॉब स्टेबिलिटी, और बाद में जाके बड़े होकर के वो क्राइम करते हैं एडल्ट में होकर के, एंड मोर एडल्ट क्राइम। आगे दे रखे हैं, thus harsh discipline whether imposed by the state or by the parents appears to contribute in a major way to further delinquency and criminal activity in adulthood। और इस तरीके से अगर कठोर डिसिप्लिन है, चाहे वो स्टेट के द्वारा लगाया गया हो या पेरेंट्स के द्वारा लगाया गया हो, ऐसा मालूम पड़ता है कि ये और अधिक जो डिलिक्वेंसी या जो क्रिमिनल की प्रवृत्ति होती है एडल्टहुड में जाकर के उनको जन्म देती है, उनमें वो और कंट्रीब्यूशन तैयार कर देती है। नेक्स्ट है आपका फैमिली इंटरवेंशन। फैमिली कैसे हस्तक्षेप करे, कैसे फैमिली जो है ऐसे बच्चों को टैकल करे, उसके ऊपर दे रखे हैं। तो सम ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग अप्रोचेस टू treating conduct disorder involve intervening with the parents or families of the child with conduct disorder। कहते हैं ऐसे बच्चे खास करके जिनको कंडक्ट डिसऑर्डर है, उनकी फैमिलीज़ या उनके पेरेंट्स के साथ हस्तक्षेप जो है उसमें शामिल होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि कैसे इन कंडक्ट डिसऑर्डर को जो है ठीक किया जाए और कौन कौन से जो है तरीके या अप्रोचेस जो है इसमें कुछ लगाया जा सकता है। जो जेरल्ड है पैटरसन एंड हिज कलीग्स हैव डेवलप्ड ए बिहेवियरल प्रोग्राम ऑफ पेरेंटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग। तो जो जेरल्ड पैटरसन और उनके जो साथीगण हैं, उन्होंने एक बिहेवियरल प्रोग्राम को विकसित किया है जो कि पेरेंटल मैनेजमेंट ट्रेनिंग के ऊपर आधारित है, इन विच पेरेंट्स आर टॉट टू मॉडिफाई देयर रिस्पॉन्सेज टू देयर चिल्ड्रन। जिसमें पेरेंट्स को सिखाया जाता है कि अपने बच्चे को जब भी वो जवाब दे तो सही तरीके से दे, उसमें वो सुधार करे, मॉडिफाई करे, सो दैट प्रो सोशल रादर दैन एंटी सोशल बिहेवियर इज़ कंसिस्टेंटली रिवार्डेड। जिससे कि बच्चे के अंदर में सोसाइटी से जुड़ने की भावना आए, ना कि सोसाइटी के विपरीत जो है वो मिलजुल करके काम करे। पेरेंट्स आर टॉट टू यूज़ टेक्निक्स सच एज पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। और पेरेंट्स को सिखाई जाती है कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट जैसे टेक्निक को जो यूज़ करे। व्हेन द चाइल्ड एग्जिबिट्स पॉजिटिव बिहेवियर, जब भी कोई बच्चा पॉजिटिव बिहेवियर दिखाता है तो, एंड टाइम आउट एंड लॉस ऑफ प्रिविलेजेस फॉर एग्रेसिव और एंटी सोशल बिहेवियर। और साथ में टाइम आउट और लॉस जो प्रिविलेजेस है एग्रेसिव और एंटी सोशल बिहेवियर की, उसको भी साथ में ध्यान में रखें। अब आगे है मल्टी सिस्टमैटिक जो ट्रीटमेंट है इसका। तो मल्टी सिस्टमैटिक जो ट्रीटमेंट है इसमें दे रखे हैं कि यहाँ पर मैं ए प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट फॉर सीरियस जुवेनाइल ऑफेंडर इज
हेनकेलर्स मल्टी सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट। हेनकेलर ने एक मल्टी सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट तैयार किया था जिसमें कि सीरियस जुवेनाइल ऑफेंडर हैं, जो जुवेनाइल हैं वो क्या करते हैं तो बार बार जो है अपराध करते हैं, उनके ट्रीटमेंट के ऊपर जो है तैयारी की गई थी। MST जो है या मल्टी सिस्टमेटिक जो ट्रीटमेंट है आपका, इन्वॉल्व डिलीवरिंग इंटेंसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव थेरापी सर्विसेज। इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है तो बहुत गहरे तरीके से और ओवरऑल, कॉम्प्रिहेंसिव थेरापी का मतलब ओवरऑल जो थेरापी या उपचार है उनकी सर्विस प्रदान कराना है या डिलीवर करना है। और ये काम है इनका कम्युनिटी में देना। एडोलेसेंट को ये टारगेट करके देते हैं, फैमिली में, स्कूल में, और कुछ केसेस में पीयर ग्रुप में भी देते हैं। जो साथीगण होते हैं, बच्चे के साथ जो रहने वाले होते हैं, उनको भी दिया जाता है। The intervention views the conduct problem as influenced by multi-contexts within the family and between the family and other social systems। और ये जो इंटरवेंशन है वो कंडक्ट प्रॉब्लम को देखती है। कैसे देखती है? व्यूज़ द कंडक्ट प्रॉब्लम, जो कि मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट के द्वारा प्रभावित की जाती है, फैमिली के द्वारा, एंड बिटवीन द फैमिली एंड अदर सोशल सिस्टम्स, या फैमिली और दूसरे सोशल सिस्टम के बीच जो होती है। आगे MST के बारे में दे रखे हैं। द स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय MST थेरापिस्ट आर वैरिड। कहते हैं MST थेरापिस्ट के द्वारा जो स्ट्रेटजी यूज़ किए जाते हैं वो अलग अलग होते हैं। इनकॉर्पोरेटिंग बिहेवियरल, ये एक दूसरे को जोड़ने वाले बिहेवियर का काम करते हैं। कॉग्निटिव होते हैं और फैमिली सिस्टम्स के ऊपर काम करती है, और इसमें केस मैनेजमेंट टेक्निक्स होते हैं। The therapy's uniqueness and effectiveness lies in emphasizing individual and family strength। थेरापी की जो अनोखापन है, उनकी जो प्रभावशाली तरीके हैं काम करने के, उसमें इंडिविजुअल और फैमिली की जो मजबूती है उन सभी के ऊपर वो जोर डालते हैं। आइडेंटिफाइंग द कॉन्टेक्स्ट फॉर द कंडक्ट प्रॉब्लम, और कंडक्ट प्रॉब्लम के क्या संदर्भ है उनको वो पहचानते हैं। यूजिंग प्रेजेंट फोकस्ड एंड एक्शन ओरिएंटेड इंटरवेंशन, इसमें प्रेजेंट फोकस्ड और एक्शन ओरिएंटेड इंटरवेंशन को जो है यूज़ करते हैं। एंड यूजिंग इंटरवेंशंस दैट रिक्वायर डेली और वीकली एफर्ट्स फॉर फैमिली मेम्बर्स, और वो ऐसे इंटरवेंशंस का यूज़ करते हैं जिसमें कि डेली और वीकली जो है एफर्ट शामिल होते हैं या उनकी ज़रूरत होती है एफर्ट की, जो फैमिली मेम्बर के द्वारा की जाती है। ट्रीटमेंट इज़ प्रोवाइडेड इन इकोलॉजिकली वैलिड सेटिंग, और ट्रीटमेंट को इकोलॉजिकली वैलिड होना चाहिए, उसके हिसाब से प्रदान कराया जाता है, सेटिंग के हिसाब से, जैसे कि घर पर में, स्कूल में या लोकल रिक्रिएशनल सेंटर पर में। टू मैक्सिमाइज जनरलाइजेशन ऑफ थेराप्यूटिक चेंजेस, जिससे कि थेराप्यूटिक चेंजेस के जो सामान्यकरण है, मतलब समान तरीके से जो थेराप्यूटिक चेंजेस हैं उनको और थोड़ा सा बढ़ाया जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका कॉग्निटिव अप्रोचेस। अब कॉग्निटिव अप्रोचेस में क्या होते हैं कि ऑल्दो द अबव मेंशन्ड इंटरवेंशंस विद पेरेंट्स एंड फैमिलीज आर ए क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ सक्सेस, सच ट्रीटमेंट्स आर एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। कहते हैं भले ही ऊपर जितने भी जिक्र किए गए इंटरवेंशन है फैमिली और पेरेंट्स के साथ, ये सक्सेस का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, तो इसीलिए इस प्रकार के ट्रीटमेंट खर्चीले होते हैं और इसमें ज़्यादा समय खर्च होती है। Some families may not even be able or willing to become involved in it, और कुछ फैमिली ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी इच्छा नहीं है कि वो इसमें शामिल हो। Thus, it is important to know about other research which indicates that individual cognitive therapy can improve children and their behavior even without the involvement of the family। और इस प्रकार से यह जानना बहुत ज़रूरी है कुछ और भी रिसर्च के बारे में जो यह दर्शाती है कि जो इंडिविजुअल कॉग्निटिव थेरापी है यह बच्चे की जो और उनकी जो बिहेवियर है उसको इम्प्रूव कर सकती है बिना फैमिली को शामिल किए बिना, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, टीचिंग चिल्ड्रन कॉग्निटिव स्किल्स टू कंट्रोल देयर एंगर शोज रियल पोटेंशियल इन हेल्पिंग देम रिड्यूस देयर एग्रेसिव बिहेवियर। कि टीचिंग अगर चिल्ड्रन को यह सिखाते हैं कि कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर कैसे काम किया जाए, तो वो अपनी एंगर को जो है कंट्रोल कर सकते हैं, और जो कि उनके अंदर में ऐसी ताकत जो है वो दिखाती है जिससे कि उनकी जो एग्रेसिव बिहेवियर है उनको कम करने में मदद करती है।
इन एंगर कंट्रोल ट्रेनिंग एग्रेसिव चिल्ड्रन आर टॉट सेल्फ कंट्रोल इन एंगर प्रोवोकिंग सिचुएशन। कहते हैं एंगर कंट्रोल ट्रेनिंग में जो एग्रेसिव चिल्ड्रन होते हैं उनको सिखाया जाता है कि जब उनके अंदर में गुस्सा भड़क जाए और ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो वो अपने आप को कैसे सेल्फ कंट्रोल करे। दे लर्न टू विदस्टैंड वर्बल अटैक्स विदाउट रिस्पॉन्डिंग एग्रेसिवली बाय यूजिंग डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक्स सच एज हमिंग ए ट्यून, सेइंग कामिंग थिंग्स टू देमसेल्व्स और टर्निंग अवे। वे सीखते हैं अपने आप को बर्दाश्त करना कि कैसे कोई कुछ कहे तो वो अपने आप को कंट्रोल करे बिना जवाब दिए हुए एग्रेसिवली रूप से, डिस्ट्रैक्टिंग टेक्निक्स के जरिए, जैसे कि भिन भिनाहट की जो आवाज़ होती है उसको करके, या कामिंग मतलब बहुत ही शांतपूर्ण तरीके से जवाब दे करके, या वहाँ से हट जाने से। मान के चलिए सामने से कोई कुछ कह दिया तो उनसे लड़ने से अच्छा है कि वहाँ से जो है टर्न अवे हो जाए, वहाँ से निकल पड़े। द चिल्ड्रन देन अप्लाई दिस सेल्फ कंट्रोल मेथड्स वाइल ए पीयर प्रोवोक्स एंड इंसल्ट देम। चिल्ड्रन जो है वो इन सारे जो सेल्फ कंट्रोल मेथड है उनका जो है वो अप्लाई करते हैं, जबकि उनके जो साथी होते हैं वो उन्हें उकसाते हैं, प्रोवोक करते हैं और उनका अपमान करते हैं, एंड इंसल्ट देम। अनदर स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स फोकसिंग ऑन द डेफिशिएंट मोरल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद कंडक्ट डिसऑर्डर। दूसरे जो स्ट्रेटजी है जिसमें कि ऐसी चीज़ें शामिल होती है जो कि डिफिशिएंट मोरल डेवलपमेंट के ऊपर जो है काम करती है, खास करके ऐसे बच्चों के ऊपर जिसके अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर होती है। टीचिंग मॉरल रीजनिंग skills to group of adolescents with behavior problem in school has achieved some degree of success। कहते हैं जो मॉरल रीजनिंग स्किल्स है जो एडोलेसेंट के ग्रुप को सिखाती है, बिहेवियर प्रॉब्लम जिन बच्चों के साथ है, एडोलेसेंट के साथ है स्कूल में, इनको तो कुछ हद तक जो है हासिल मिल चुकी है। दिस सक्सेस इज़ हार्टनिंग, लेकिन यह सक्सेस अभी भी दिल को छूती है। But other research cautions that behavioral changes produced by altering cognitive patterns may yield only short-term gain। लेकिन दूसरे रिसर्च इस बात को संकेत देते हैं या चौकस करते हैं हमें कि जो बिहेवियरल चेंजेस है, खास करके बिहेवियर में आप क्यों चेंज कर देते हैं, क्योंकि आप कॉग्निटिव पैटर्न को बदल देते हैं, और जब आप कॉग्निटिव पैटर्न को बदल देते हैं तो इससे उनके बिहेवियर में चेंजेस आ जाती है। तो इससे आपको कुछ छोटे समय तक ही जो है इससे लाभ आपको मिल सकता है। वही कहते हैं मे yield only short term gains। Improvements that may be lost when the youngsters return to their familiar bad neighborhoods। और कहते हैं जो सुधार उनके अंदर में होती है वो फिर से गायब हो सकती है जब ऐसे यंगस्टर्स दोबारा से कोई बुरे पड़ोसी के पास चले जाए या अपने जान पहचान के पास चले जाए जो ख़राब है। Environmental contingencies, the communities in which people live need to be considered when dealing with the complexities of aggression। और environmental में जो फ्यूचर में जो कोई चेंजेस होगा या घटना होने वाली है उसी को contingencies कहा जाता है। मान के चलिए आपका रहन सहन बदल जाए अचानक कहीं और नई जगह चले जाए, और ऐसे कम्युनिटीज़ जिसमें आप रहते हैं, इन सभी चीज़ को जो है ध्यान में रखी जाने की ज़रूरत है जब एग्रेशन की समस्याओं से आप डील कर रहे होते हैं। तो चलिए इसके साथ ये पार्ट एंड हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, और बाकी जो है फिर से नेक्स्ट पार्ट का जो है वेट करिए, ठीक है, और एग्ज़ाम की तैयारी करिए।